हेलो क्लास 11th। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 11 की फ़िज़िक्स। तो पहला चैप्टर हम लेंगे आज फिज़िकल वर्ड, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे आज हम। तो देखिए, अभी आपने अपने 10th के एग्ज़ाम दिए हैं, लेकिन अभी तक आपका रिज़ल्ट नहीं आया है। लेकिन अगर आपको मैथ या बायोलॉजी आप ले रहे हैं तो आपको फ़िज़िक्स पढ़नी पड़ेगी। तो आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए बिना रुके और लगातार कंटिन्यूस करेंगे। तो देखिए, अभी आपने जो 9th और 10th में पढ़ के आए थे फ़िज़िक्स, उसके मुकाबले जो अब हम फ़िज़िक्स पढ़ेंगे वो बिल्कुल आपके लिए अलग होने वाला है। हर एक चीज़ नई होगी। पुरानी बातों को लेके हम आगे की बातों को और शुरू करेंगे। जो पुरानी बात है उन्हीं से शुरुआत करते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे और लगातार सीखते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए, आपको बिल्कुल पेशेंस रखना है। बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो कोर्स बिल्कुल आपका अलग है। बिल्कुल डरने वाली कोई बात नहीं है। बस हर एक चीज़ आपको कॉन्सेप्ट एक एक क्लियर करना है और सारी चीज़ों को साथ में लेते हुए चलना है। तो आज हम करते हैं स्टार्ट पहला चैप्टर। तो देखिए, आप फिज़िक्स पढ़ रहे हैं तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फ़िज़िक्स में आखिर होता क्या क्या है। फ़िज़िक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, आखिर क्यों पढ़ रहे हैं फ़िज़िक्स। कुछ बच्चे कहेंगे सर फ़िज़िक्स लिए मैंने, नंबर मुझे चाहिए तो फ़िज़िक्स पढ़ूंगा मैं। नहीं, देखिए, आपको पता होना चाहिए कि आखिर जो फ़िज़िक्स है वो क्या है। फ़िज़िक्स है क्या, आखिर ये कहाँ से आई है, क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम इसमें, तो हम वो देखते हैं। देखिए, एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड, कौन सा वर्ड। एक ग्रीक वर्ड है फ्यूजिस। फ्यूजिस, ठीक है। एक ग्रीक वर्ड है क्या, फ्यूजिस। तो इसका मतलब क्या होता है कि फिजिक्स वर्ड है ये आया कहाँ से है। जो वर्ड है फ्यूजिस वर्ड, ये जो वर्ड है कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड है फ्यूजिस। ठीक है, ग्रीक वर्ड फ्यूजिस। इसका मतलब होता है नेचर। नेचर माने आप जानते हैं क्या, प्रकृति, अबाउट नेचर। मतलब फिजिक्स में अब आप समझ गए होंगे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, कि हमारे जो आसपास जो फेनामेनाज हो रहे हैं, जो प्राकृतिक घटनाएं वो घटित हो रही हैं, वो आखिर हो क्यों रही है। आप सोचते होंगे कि भाई बारिश होने के बाद रेनबो निकलता है, उसका क्या रीज़न है। ठीक है, आकाश में चमकते हुए चांद है, टिमटिमाते हुए तारे हैं। ठीक है, चंद्र ग्रहण हो रहा है, सूर्य ग्रहण हो रहा है, ज्वार भाटा आता है, समुद्र में आता है नहीं आता है, ज्वालामुखी का फटना, आंधी का आना। तो ये सब क्या है, ये सब क्यों हो रहा है। तो यही तो आपको पता लगाने के लिए पता फिजिक्स पढ़नी है। ये जो आपके आसपास जो सारी चीज़ें हो रही हैं, इसी को पता लगाने के लिए आपको पढ़नी है फिजिक्स। समझ रहे मेरी बात आप। इसी का पता लगाने के लिए आपको फिजिक्स पढ़नी है। जो आपके घर में पंखे चल रहे हैं, जो आपके घर में बल्ब जल रहा है, ये सब क्या है, सब फिजिक्स है। जो मैं बोल रहा हूँ आप तक आवाज़ पहुँच रही है, ये सब क्या है, फिजिक्स है। शीशे के सामने आप खड़े हैं, आपका इमेज बन रही है, तो ये क्या है, ये फिजिक्स है। तो ये आखिर हो क्यों रही है घटनाएं, तो इसी के बारे में जानने के लिए आपको फिजिक्स पढ़नी है। देखिए, आपको फिजिक्स अब पढ़नी है तो आपको फील करना पड़ेगा, ऐसे महसूस करना पड़ेगा, तभी आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे एक एक चीज़, एक एक कॉन्सेप्ट। ठीक है, आसपास की जो घटनाएं घटित हो रही हैं वो सब हम पढ़े, वो सब हम देखेंगे इसमें। तो देखिए, एक शुरू करते हैं ऐसे। मैटर, मैटर जानते हैं आप, द्रव्य। तो द्रव्य में क्या क्या आता है, ठोस हो गया, ठीक है, द्रव हो गया मतलब लिक्विड, गैस हो गई, तो ये क्या है, मैटर है। एक फिर क्या आती है, जैसे एनर्जी हो गई। एनर्जी आप जानते हैं क्या होती है, एनर्जी। तो बताएं कि हाँ, एनर्जी मैं जानता हूँ कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। किसी कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो ऊर्जा आपको पता है कितने तरीके की होती है, आप कहेंगे मालूम है बहुत तरह की, जैसे यांत्रिक ऊर्जा हो गई, वैद्युत ऊर्जा हो गई, चुंबकीय ऊर्जा हो गई। तो ये सब क्या है, ये सब ऊर्जा है। प्रकाश हो गई, प्रकाश भी क्या है, तरह की ऊर्जा है। ध्वनि ऊर्जा है। ठीक है, तो ये इस तरह की ऊर्जा हो गई। अच्छा, फिर ऊर्जा के विभिन्न रूप को हम एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं, तो वो कैसे करेंगे, तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक इक्वेशन आई थी आइंस्टीन साहब की, ई बराबर एम सी स्क्वायर। पढ़ रखी है आपने, बिल्कुल पढ़ रखी होगी। ई बराबर एम सी स्क्वायर, जहाँ एम क्या था, एम मास है। सी क्या है, सी है स्पीड ऑफ लाइट। क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है कितनी होती है, प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल सही, ठीक है, कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
और ये क्या है सी, यहाँ क्या होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात आप जानते हैं, निर्वात ऐसा स्थान होता है जहाँ पर वायु क्या होती है, अनुपस्थित होती है। अच्छा, फिर आगे जो जो हम पढ़ने वाले, देखिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आगे तक का, कौन कौन सी ब्रांचेस में होती हैं फिज़िक्स में, क्या क्या आपका कौन कौन से टॉपिक होंगे, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए क्या एक हेडिंग मैं बताता हूँ आपको, क्या, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, मतलब भौतिक का कार्यक्षेत्र तथा रोमांच। कि जो स्कोप है फिजिक्स का, भौतिक का जो कार्यक्षेत्र है, उसमें जो रोमांचक घटनाएं घटित होती हैं वो क्या हैं। जैसे आप मान लीजिए कोई, आपने देखा होगा कि सेब या कोई चीज़ आप ऊपर फेंकें, ठीक है, तो वो कहाँ आती है, ज़मीन पे आती है। तो वो क्यों आ रही है, तो आपको पता होगा क्यों आ रही है, क्योंकि जो अर्थ है उसके ऊपर कोई फोर्स कार्य कर रहा है। वो कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशन, पढ़ रखा है आपने, तो उसके बारे में थोड़ी आगे हम बात करेंगे। तो देखिए स्कोप क्या क्या है फिजिक्स का, क्या क्या पढ़ना होगा आपको, तो वो हम देखते हैं कि स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स मतलब भौतिक का कार्यक्षेत्र तथा रोमांच। तो देखिए ये दो पार्टों में डिवाइड होती है। पहला होता है, देखिए सारी बातों को ध्यान से समझेंगे आप कि क्या क्या पढ़ना है आपको। आज मैं बिल्कुल आपको बेसिक बताऊंगा। तो देखिए एक खुद होगा मैक्रोस्कोपिक, क्या, मैक्रोस्कोपिक, ध्यान से समझेंगे। और दूसरा आएगा एक माइक्रोस्कोपिक, दोनों में अंतर है। क्या, एक हो गया मैक्रोस्कोपिक और एक हो गया माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। तो मैक्रो, जो मैक्रो माने होता है, इसका मतलब होता है बड़ा, मतलब बड़ी चीज़ें, ठीक है। और माइक्रो का मतलब आप समझ गए होंगे, इसका मतलब होता है सूक्ष्म, क्या, सूक्ष्म, ठीक है, छोटी छोटी वस्तुएं। इसे हम स्थूल भी बोलते हैं, स्थूल, ठीक है। अब ये दो पार्टीशन हुए हैं अलग अलग, इसे हम क्लासिकल फिजिक्स भी बोलते हैं, क्या, क्लासिकल, क्लासिकल, ठीक है, क्या, क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स। और इसे हम बोलते हैं क्या, क्वांटम फिजिक्स। कौन सी, क्वांटम फिजिक्स ही बोलते हैं इसे, क्वांटम फिजिक्स। तो देखिए भौतिक का कार्यक्षेत्र, रोमांच में भौतिक के कार्यक्षेत्र में आता है एक मैक्रोस्कोपिक हो गया, एक माइक्रोस्कोपिक हो गया। इसका मतलब स्थूल या बड़ा, और इसका मतलब छोटा, या फिर क्वांटम फिजिक्स भी बोलते हैं, और इसे बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। फिर इसके भी पार्टीशन हुए हैं, वो कौन कौन से हैं वो देखिए, कौन कौन से पार्टीशन हैं। तो देखिए एक मैंने बताया मैक्रोस्कोपिक, और दूसरा क्या हो गया, माइक्रोस्कोपिक। तो ये हो गया स्थूल, इसे क्लासिकल फिजिक्स भी बोलते हैं हम। और ये क्या हो गया, ये माइक्रोस्कोपिक, या फिर इसे क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं, या फिर इसे मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स मतलब मॉडर्न माने जानते हो, मॉडर्न माने, मॉडल माने मॉडल, अब बहुत जल्दी समझ में आया होगा। मॉडर्न मतलब नए ज़माने की फिजिक्स, ठीक है। तो देखिए इसके हमने, फिर इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं क्लासिकल फिजिक्स में, एक हो गया मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स और ऑप्टिक्स। अब हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या आता है, पढ़ने को मिलेगा आपको, इसमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। तो देखिए अभी बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये सब आपको समझना ज़रूरी है कि आखिर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ना कि हम आखिर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अगर हम डायरेक्ट शुरू कर देंगे तो कोई उससे फ़ायदा नहीं है, पहले आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। तो किससे आया है, ग्रीक वर्ड से आया है, फ्यूजिस से। इसका अर्थ होता है नेचर, मतलब जो नेचर में घटित होने वाली घटनाएं, जैसे इंद्रधनुष का निकलना। अब देखिए जैसे जब बारिश होती है तो आप देखते होंगे, ये ध्यान से सुनना, कि जो बारिश की जो बूंदें होती हैं वो गोल आती हैं ना गिरते हुई, ठीक है, इस तरीके की शेप की आती हैं। क्या, कैसे शेप होता है उनका, कुछ इस तरीके का शेप होता है, शेप, अरे कैसे बन नहीं रहा मुझसे, इस तरीके का कुछ शेप होता है, मतलब गोलाकार हल्का सा, इस तरीके का कुछ शेप होता है, ठीक है। तो वो गोली क्यों आती हैं, चौकोर क्यों नहीं आती, इस तरीके की बूंदें। आपके दिमाग में आता होगा ना क्वेश्चन कि चौकोर क्यों नहीं गिरती हैं बूंदें, ठीक है, आयताकार क्यों नहीं गिरती हैं ऐसे करके बूंदें। तो इस तरीके से कि इसका रीज़न क्या है वो सब हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए मैकेनिक्स क्या हो गया, मैकेनिक्स मतलब यांत्रिकी। अब देखिए यांत्रिकी में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा वो देखिए। यांत्रिकी में आपको पढ़ना पड़ेगा कणों के, जैसे किसी चीज़ की गति हो गई, जैसे कार का मोशन मान लीजिए, पहले मिले ना किसका, कार का मोशन। मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा बिल्कुल डिटेल में पूरी, जैसे कार का मोशन। अब कार का मोशन में जैसे क्या क्या, जैसे कार के मोशन में कि कोई आप मान लीजिए साइकिल का मोशन ले लीजिए, गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप ब्रेक लगाएंगे, ठीक है, तो उसमें त्वरण उत्पन्न होएगा, या फिर आप उसकी स्पीड बढ़ाएंगे तो त्वरण उत्पन्न होगा। तो दो तरीके के त्वरण होते हैं, ऋणात्मक त्वरण, धनात्मक त्वरण, ठीक है। तो ये सारी बातें होंगी किसमें, यांत्रिकी में। और इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम, न्यूटन के लॉज पढ़ेंगे। क्या, न्यूटन के लॉज तो आपको पता होंगे, न्यूटन के नियम पढ़ेंगे हम। तो न्यूटन के नियम आपको पता होंगे कौन कौन से होते हैं, ठीक है। और क्या क्या पढ़ेंगे हम इसमें, बल के बारे में पढ़ेंगे, फोर्स क्या होता है, ठीक है, द्रव्यमान पढ़ेंगे, त्वरण पढ़ेंगे, रेखीय संवेग पढ़ेंगे, कार्य के बारे में पढ़ेंगे,
शक्ति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और क्या क्या पढ़ेंगे इसमें हम, फ्रैक्शन, घर्षण के बारे में पढ़ेंगे इसमें कि घर्षण क्या होता है। घर्षण मतलब जैसे मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं तो आप ब्रेक मारेंगे तो देखते होंगे कभी कभी क्या होता है, साइकिल जो होती है जो रोड पे क्या मारती है, रगड़ मारती है। तो यार इसे आप देखिए, कल्पना करिए, इसकी इमेजिनेशन करिए। जब तक आप फिजिक्स में कल्पना नहीं करेंगे तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। इसका फील लीजिए आप, ठीक है। साइकिल चला रहे हैं आप सपोज दैट, तो आपने ब्रेक मारे तो क्या होगा, पहिया रगड़ेगा। तो जो पहिए और जो रोड के बीच जो लगने वाला जो फोर्स है वो कहलाता है घर्षण। तो उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे एक और उदाहरण देता हूँ घर्षण का। जैसे मान लीजिए ये दो हाथ हैं, जब आप इसे ऐसे कर रहे हैं तो इस हाथ और इस हाथ के बीच में क्या लग रहा है, घर्षण लग रहा है। तो ये होता है घर्षण। तो उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, और व्हील रोटेशन पढ़ेंगे। व्हील रोटेशन का मतलब पहिए का घूमना, कि पहिया जो है वो किस तरीके से घूमता है, उसमें क्या क्या नियम लगते हैं पहिए का घूमना, ठीक है। और क्या पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे रॉकेट सिद्धांत पढ़ेंगे। रॉकेट सिद्धांत होता है ना, रॉकेट का सिद्धांत, जैसे अब स्पेस में रॉकेट भेजा जाता है तो वहाँ पे क्या सिद्धांत लगता है रॉकेट का। और क्या पढ़ेंगे, उपग्रहों की गति पढ़ेंगे हम। जो उपग्रहों की गति, जैसे चंद्रमा की गति, ठीक है। पृथ्वी जो होती है सूर्य के चारों चक्कर लगाती है, उसका क्या रीज़न, दिन रात क्यों होते हैं, उसका क्या रीज़न है। तो वो हम सब किस में पढ़ेंगे, यांत्रिकी में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, संवेग में पढ़ने वाले हैं। फिर आती है दूसरी, थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स मतलब ऊष्मागतिकी। इसमें आप ऊष्मा के बारे में पढ़ेंगे कि जो ऊष्मा का जो परिवर्तन होता है कि एक रूप से दूसरे रूप में, समझ रहे हैं मेरी बात। जैसे ऊष्मा का, जैसे आप कार कर रहे हैं कोई, जैसे मान लीजिए ये आपने ऐसे ये कर रहे हैं, आप तली दोनों करिए तो क्या है, आप देखिए करके, तो आपके हाथों में ऊष्मा उत्पन्न हो रही है ऊष्मा उत्पन्न। तो ये क्या है, इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे किस तरीके से ऊष्मा को रूपांतरण करते हैं एक रूप से दूसरे रूप में, या एक जगह से दूसरी जगह कैसे ऊष्मा ट्रांसफ़र होती है, वो हम पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। आंतरिक ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें गैसों की, जैसे गैस को जब किसी पानी को गर्म करते हैं तब उसमें क्या फेनामेनाज होते हैं, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो क्या क्या पढ़ेंगे हम इसमें, ऊष्मागतिकी में हीट के बारे में पढ़ेंगे, मतलब एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। और टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे कि ताप क्या, मतलब ताप में कैसे परिवर्तन क्या होता है। और हम पढ़ेंगे इसमें हीट इंजन के बारे में पढ़ेंगे। हीट इंजन आपको मिलेगा पढ़ने को, या फिर इसे एक आता है इसमें कार्नोट इंजन, ठीक है, कार्नोट इंजन। ये मैं थोड़ा सा आपको बस डिटेल, थोड़ा पूरा बेसिक नहीं है, थोड़ा सा मतलब इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। से पढ़ना तो आपको बहुत कुछ है ये, लेकिन थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें से आपको पता चल जाए कि हाँ क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और क्या हो गया, रेफ्रिजरेटर के बारे में पढ़ेंगे। रेफ्रिजरेटर में समझ रहे हैं, जो आपके घर में फ्रिज है वो, उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। और वेव तरंगों के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है, इसके अंतर्गत। तो देखिए अभी जो फर्स्ट ईयर में है आपको क्लासिकल में ये 4 पार्ट हो गए, तो उसमें अभी आपको मैकेनिक्स और थर्मोडायनामिक्स ही पढ़नी है, ये दोनों आपको पढ़ने को मिलेगी। ये बाकी जो 2 पार्ट है ये आपको इंटर पढ़ने मिलेंगे, ये इलेक्ट्रोडायनामिक्स या फिर इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं इंटर में आपको मिलेगा पढ़ने को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इसमें 2 पार्ट डिवाइड होते हैं, एक इलेक्ट्रोडायनामिक्स हो जाती है और एक हो जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, समझ गए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में 2 पार्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो ये आपको इंटर में पढ़ने को मिलेगी, वैद्युत गतिकी। अच्छा, इसमें बता देते हैं क्या क्या होता है। थोड़ा सा आपने बिल्कुल थोड़ा सा पढ़ रखा होगा, बिल्कुल थोड़ा सा, वो भी हाई स्कूल में। क्या क्या इसमें, चार्ज के बारे में पढ़ने को मिलेगा आपको। काय के बारे में, चार्ज जानते हैं ना, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में अभी आगे बात करेंगे थोड़ी सी। और क्या पढ़ेंगे इसमें आप, चार्ज के बारे में हो गया। और करंट के बारे में, करंट समझ रहे हैं, जो आपके घर में विद्युत धारा बहती है, इसे काय से लिखते हैं, आई से लिखते हैं। ये आपने पढ़ा क्योंकि हाई स्कूल में आई बराबर QT आता था। फिर मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे, मतलब चुंबक के बारे में। अच्छा, चुंबक के बारे में आपने पढ़ रखा है ना, हाई स्कूल में तो है। चुंबक के बारे में बताइए क्या क्या पढ़ रखा है आपने। तो चुंबक के बारे में आप कहेंगे, चुंबक के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ रखा है। क्या कहेंगे, चुंबक में कितने पोल होते हैं, बताइए जल्दी सोच के। एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। नॉर्थ को पास लेके आते हैं तो क्या होता है, साउथ को पास लेके आते हैं तो क्या होता है, पढ़ रखा है ना, अब ध्यान आ रहा है ना, ठीक है। ऐसे ही चार्ज में दो चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। जब पॉजिटिव को पास लाते हैं तो क्या होता है, नेगेटिव को पास लाते हैं तो क्या होता है, ठीक है। ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा। फिर AC और DC के बारे में पढ़ेंगे। AC करंट और DC करंट। AC मतलब अल्टरनेटिव करंट, DC करंट मतलब डायरेक्ट करंट, मतलब कुछ बैटरी वगैरह में होता है, ठीक है। AC और DC के बारे में भी आपने थोड़ा सा पढ़ रखा है किसमें, हाई स्कूल में। और क्या पढ़ रखा है आपने, और क्या पढ़ने को मिलेगा इसमें, और मिलेगा आपको पढ़ने को इसमें EMF हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है, EMF। और जनरेटर के बारे में आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। वो सब की क्या नाम, विद्युत ये आपने पढ़ रखा होगा क्या, कि आप चुंबक से
कोई चुंबक है, आप जब उसे घुमाते हैं तो आप विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं, और जब विद्युत धारा होती है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है, तो उसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। फिर आती है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मतलब प्रकाश की, ये भी आपको इंटर पढ़ने को मिलेगी। तो ऑप्टिक्स मतलब प्रकाश की में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसका भी आपने हाई स्कूल में थोड़ा सा पढ़ रखा होगा। जैसे लेंस के बारे में पढ़ना है आपको, लेंस पढ़ रखा है, दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से, एक उत्तल लेंस, अवतल लेंस। और दर्पण के बारे में, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसके थोड़े डेरिवेशन होंगे, वो सब डिटेल में पढ़ेंगे हम। ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे, ये भी आपने पढ़ रखा होगा मेरे ख्याल से। ह्यूमन आई, मनुष्य की आँख पढ़ रखी है। सबसे शुद्ध, सबसे साफ प्रतिबिंब कहाँ बनता है, बताओ जल्दी से, अभी पेपर दे के आए हो, कहाँ पे, हाँ रेटिना पे, भूले नहीं हो। फिर रेनबो के बारे में पढ़ेंगे, इंद्रधनुष के बारे में, ठीक है, इंद्रधनुष की घटना की कैसे होती है, और उसमें क्या क्या पूर्णांतिक परावर्तन है, और बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी आपको। और सूक्ष्मदर्शी पढ़ने को मिलेगी आपके लिए, ठीक है। तो उसमें हम ये चीज़ें पढ़ेंगे सूक्ष्मदर्शी के बारे में, ठीक है। फिर आगे आती है फिर क्वांटम फिजिक्स में, जो मतलब हमारे मॉडर्न ज़माने की फिजिक्स है, उसमें क्या क्या है, उसमें एटॉमिक फिजिक्स आती है, ठीक है, क्या एटॉमिक फिजिक्स आएगी, और क्या आएगी, एक नाभिकीय मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स। तो देखिए एटॉमिक फिजिक्स की आपकी थोड़ी सी झलक अभी तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन फर्स्ट अभी जो आपकी केमिस्ट्री है उसमें आपको एटॉमिक फिजिक्स के बारे में पढ़ने को मिलेगी। देखिए ये जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इतनी इंटरेस्टिंग है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ते हुए एटॉमिक फिजिक्स के बारे में, ठीक है। तो एटॉमिक फिजिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे कि जो नाभिक के बाहर होने वाली घटना घटित होती हैं नाभिक में, जैसे ये नाभिक हो गया, और क्या क्या होते हैं, थोड़ा सा और थोड़ा बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव माइनस चार्ज होता है। प्रोटॉन पे कैसा होता है, पॉजिटिवली। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम हो गया। प्रोटॉन पर इतना ही प्लस में होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और इस पर तो कोई चार्ज होता ही नहीं है। तो अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि नाभिक के चारों ओर क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाएगा तो किस तरीके से की घटना घटित होंगी उसमें, वो सब आपको पढ़ने को मिलेगा। अभी तो नहीं, आप फर्स्ट ईयर में थोड़ी सी झलक आपको देखने को मिलेगी। फिर न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि नाभिक के जो भीतर घटित होने वाली घटनाएं, नाभिक के भीतर, ये ना नाभिक के अंदर क्या होता है, नाभिक के अंदर क्या क्या होता है, नाभिक के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच कौन सा फोर्स, मतलब कैसा जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा, प्रोटॉन के बीच जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा। तो ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये बात होने के बाद न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में और एटॉमिक फिजिक्स के बारे में, फिर हम थोड़े से देखते हैं कि जो प्रकृति में जो मूल बल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो देखिए प्रकृति में जो मूल बल होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। तो पहले हम डिस्कशन करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल का। तो थोड़ा सा मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा और बाकी डिटेल तो हम आगे पढ़ने ही वाले हैं। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण बल जो होते हैं ये क्या होते हैं, किन्हीं 2 पिंडों के बीच कार्य करते हैं। ध्यान सुनना आप, किन्हीं 2 पिंडों के बीच कार्य करते हैं, किन्हीं 2 पिंडों के बीच, उनके द्रव्यमानों के बीच लगते हैं ये गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। जैसे पृथ्वी और चंद्रमा के बीच लगने वाला फोर्स हो गया, जो पृथ्वी और सूरज के बीच लगने वाला फोर्स हो गया, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल होता है। जैसे आप किसी सेब को ऊपर फेंकें या किसी बॉल को ऊपर फेंकें तो वो नीचे आती है, तो वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे आती है। अच्छा, जो ये बल होते हैं ये बहुत कमज़ोर बल होते हैं, दुर्बल बल होते हैं, लेकिन ये लॉन्ग रेंज होते हैं। तो आप यहाँ लिख लें, ये बात ध्यान रखने की, कैसे होते हैं ये, लॉन्ग रेंज फोर्स होते हैं, लॉन्ग रेंज फोर्स। बट होते कैसे हैं ये, वीकेस्ट, मतलब कमज़ोर बल होते हैं। कैसे होते हैं, वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर, ठीक है। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है, बहुत छोटी छोटी बातें, वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर। अच्छा, ये हमेशा जो होते हैं वो अट्रैक्टिव ही होते हैं। कैसे होते हैं, हमेशा ये अट्रैक्ट ही करते हैं। जैसे मान लीजिए एक पिंड ये हो गया, एक ये हो गया, M1 हो गया, ये M2 हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो उनके बीच की दूरी R हो गई, लगने वाला जो फोर्स है कैसा होगा, वो अट्रैक्टिव होगा, ठीक है। ये आपने न्यूटन गुरुत्वाकर्षण बल नियम पढ़ रखा होगा, क्लास 9th की बात होती है। अच्छा, दूसरा आता है, वो क्या होता है, विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ये देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, यह बल जो होता है वो 2 स्थिर अथवा गतिमान आवेशों के बीच लगता है। आवेश समझ रहे हैं आप, आवेश मतलब चार्ज, मतलब क्यू होता है ना, क्यू से लिखते हैं चार्ज को। तो चार्ज 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो ये उनके बीच में लगते हैं। तो ये अट्रैक्टिव भी होते हैं और रिपल्सन भी होते हैं। आपको पता है पॉजिटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षण करते हैं। तो ये कैसे होते हैं, ये भी होते हैं लॉन्ग रेंज फोर्स होते हैं, ये भी होते हैं लॉन्ग रेंज फोर्स होते हैं ये। और ये कैसे होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग रेंज फोर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए +Q एक चार्ज हो गया, एक ये +Q चार्ज हो गया, इनके बीच की दूरी होगी क्या, R। तो इसके बीच में कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सन लगेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। देखिए छोटी छोटी चीज़ें बस आपको ध्यान रखनी है कि मैं बता, ये थोड़ा बेसिक है बिल्कुल, ठीक है। आगे हम आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वो अभी हम, और अगला बल कौन सा है वो देखते हैं।
फिर देखिए क्या है अगला तीसरा जो बल है प्रबल नाभिकीय बल, मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। देखिए इसको आपको ज़रा बहुत ध्यान से समझना है, इसके बारे में थोड़ा सा आप बिल्कुल इसके मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा इसे। तो देखिए ये क्या होता है, यह बल नाभिक प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों के बीच कार्य करने वाला प्रबल आकर्षण बल है। अब देखिए नाभिक में क्या क्या होता है, और नाभिक में होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर यहाँ पे क्या होगा, जैसे प्रोटॉन और प्रोटॉन पास पास लेके आए या फिर न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन पास पास लेके आए, तो आप कहेंगे कि आपने पढ़ा है कि पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं नहीं करते हैं। ऐसे ही नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन आपके दिमाग में आ रहा होगा, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन कैसे हैं, दोनों पॉजिटिव में, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने चाहिए। तो इसका मतलब है जो नाभिक है उसे फैल जाना चाहिए, उसे फट जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए जो न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन है, इसके अंदर जो फोर्स लगता है नाभिक के न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच, कैसा फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। कैसा, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच। ऐसे ही प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच भी कैसा फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। तो ये फोर्स कैसे होते हैं, ये फोर्स होते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होते हैं ये देखिए जो अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स था उससे भी कई गुना पावरफुल होते हैं। अभी हम लिखवा देंगे सेकंड कि सबसे पावरफुल कौन होता है, सबसे कम पावरफुल कौन सा होता है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होते हैं, और ये होते हैं शॉर्ट रेंज फोर्सेस। कैसे होते हैं, शॉर्ट रेंज फोर्स, मतलब इनकी जो परास होती है वो कम होती है। कितनी होती है इनकी, शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं इनकी जो लगभग परास होती है, कितनी दूरी तक लग सकते हैं, 10⁻⁻15, ठीक है, 10⁻⁻15 मीटर तक लग सकते हैं, ठीक है। बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं, लेकिन होते बहुत प्रबल हैं, लेकिन होते कैसे, शॉर्ट रेंज होते हैं। किस किसके बीच लगते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच। तो ये कैसे करते हैं, और जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पास पास लेके आएंगे तो भी जाहिर सी बात है, तो भी क्या होगा, अट्रैक्शन होएगा इनके बीच में, ठीक है। और न्यूट्रॉन पास लेके आएंगे तो भी अट्रैक्शन होएगा, ठीक है। प्रबल नाभिकीय बल है। अगला देखिए क्या होता है, अगला फोर्स देखिए कौन सा होता है, दुर्बल नाभिकीय बल, वीक न्यूक्लियर फोर्स। अभी ऊपर पढ़ा था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच लगता था। और ये क्या है, यह बल कुछ नाभिकीय अभिक्रियाओं में उत्पन्न मूल कणों के बीच कार्य करता है। मूल कणों के बीच, जैसे आपको कोई न्यूक्लियर में प्रोसेस करवाना है, जैसे बीटा डिके हो गया, अल्फा डिके हो गया, उसमें अंतर्गत। अच्छा ये कैसा फोर्स होता है, ये शॉर्ट होता है या लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। तो देखिए, और इन कितने बल हो गए प्रकृति में, 4 मूल बल हो गए। तो इन चारों बलों में कौन सबसे स्ट्रॉन्ग पावरफुल होता है, कौन सबसे वीकर होता है, तो वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखना। तो देखिए सबसे ज़्यादा वो कौन सा लगता है, वो कौन सा लगता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सबसे जो पावरफुल होता है कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, उसके बाद में वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, उसके बाद में ग्रेविटेशन फोर्स होता है, ठीक है। सबसे पावरफुल कौन सा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसके बाद में वीकर न्यूक्लियर फोर्स, और जो सबसे कम पावरफुल होता है वो कौन सा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है किसी चीज़ को, वो सबसे कमज़ोर फोर्स होता है। इसकी जो कितनी होती है, 1 होती है। ये 10⁻⁻2 हो गया, 10⁻13 हो गया, 10⁻30 है। इसका मतलब क्या हो गया, ये इससे 100 गुना है। मतलब ये वाला जो फोर्स है ये इसकी अपेक्षा कितना है, 100 गुना है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अच्छा फिर इनकी रेंज देख लेते हैं कौन कौन सी। जैसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की रेंज क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की रेंज क्या है, इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज क्या, कि कहाँ तक काम करते हैं। तो ये देखिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, ये शॉर्ट रेंज होता है। इसकी जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, ये कैसा होता है, लॉन्ग रेंज का मतलब इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब समझते हैं आप, अनंत। अनंत का मतलब भी आप समझ गए होंगे कि क्या होता है, ठीक है। फिर अगला आता है वीकर न्यूक्लियर फोर्स, ये भी कैसा होता है, ये भी शॉर्ट रेंज होता है। कितनी होती है, 10⁻15 मीटर। और अगला आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी कैसा होता है, ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। ये भी कैसा होता है, इन्फिनिटी तक, मतलब अनंत तक, ठीक है। तो ये देखिए आप सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से कि कौन सा फोर्स कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट है, कौन सा वीकर है। ये आपको मैंने बता दिया प्रबल नाभिकीय बल, ठीक है। तो आप इन सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लें। एक बार मैं आपको फिर से एक बार सारी चीज़ें बता देता हूँ कि कहाँ से है, फ्यूसेस नेचर वगैरह हो गया, स्पीड ऑफ लाइट हो गई, स्कोप कहाँ कहाँ के फिजिक्स के हो गए, 2 होती हैं, एक माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक हो गया। ये 4 ब्रांचों में बटा हुआ है, मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, ऑप्टिक्स में हो गई कि क्या क्या पढ़ना है इसमें। फिर ऐसे ही मॉडर्न फिजिक्स आ गई, इसमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए इसकी झलक आपको केवल आप फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा पढ़ेंगे, वो भी केमिस्ट्री में, तो आप उसे अच्छे से पढ़ना है। बाकी इंटर में आके तो एकदम आप क्लियर सब हो जाएगा। फिर आगे प्रकृति में मूल बल कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में बात हुई। नाभिक के अंदर क्या क्या होते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन प्रोटॉन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित अगर करते तो ये नाभिक फट जाना चाहिए, लेकिन वो भी आपको आगे बताएंगे कि। तो प्रकृति में मूल बल कितने होते हैं, 4 होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, विद्युत चुम्बकीय बल हो गया, ठीक है। तो ये सारे पढ़ लें कि लॉन्ग रेंज फोर्सेज होते हैं, वीकेस्ट होते हैं, ठीक है। विद्युत चुम्बकीय बल हो गया। फिर कौन से आ गए, फिर हमारा प्रबल नाभिकीय बल हो गया, ठीक है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच कार्य करता है। लेकिन ये न्यूट्रॉन के बीच आपके दिमाग में आ रहा होगा, ये तो न्यूट्रॉन के बीच में क्या करना चाहिए,
रिपल्सन करना चाहिए, मतलब प्रतिकर्षी करना चाहिए, लेकिन नहीं, लेकिन नाभिक के अंदर ये वो जो फोर्स लग रहा है प्रबल नाभिकीय, वो उनमें क्या करवाता है, वो अट्रैक्शन करवाता है इनके बीच में, ठीक है। कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होते हैं, शॉर्ट रेंज होते हैं, इनकी रेंज ज़्यादा नहीं होती, 10⁻15 मीटर होती है। ऐसे ही फिर वीकर न्यूक्लियर फोर्स आ गए, फिर इनकी रेंज हमने देख ली कि शॉर्ट रेंज हो गए, ठीक है। कौन सा, ये सब आपको नोट डाउन कर लेना कॉपी पे अच्छे से। अच्छा, फिर आपने कुछ लॉज पढ़े होंगे, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण का नियम हो गया एक, और क्या नाम, और रेखीय संवेग संरक्षण का नियम है। तो सारे नियमों को पढ़ेंगे। ऊर्जा संरक्षण का नियम बताइए, अच्छा मुझे आपने पढ़ रखा है, थोड़ा रिकॉल करवा दीजिए मुझे। क्या होता है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया सकता है ना ही नष्ट किया सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में व्यक्त किया जा सकता है, बिल्कुल सही। तो देखिए, ये हमने आज बिल्कुल बेसिक से पढ़ा है कि फिजिक्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम। तो आपको आज मालूम चल गया कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। आपको बिल्कुल एकदम इंटरेस्ट से पढ़ना है हर चीज़, और आप ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए। तो कल हम जो है, जो नेक्स्ट चैप्टर, जो नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे, उसमें हम आपको अब स्टार्ट करेंगे। आपका ये बिल्कुल बेसिक हो गया आपका, और हम सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक से ही उठाएंगे, ठीक है। तो आप लगातार मेहनत करते रहिए, लगातार चीज़ों की प्रैक्टिस करना आप, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे आप लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।